Jai Hind doston, and I welcome you all to the GST audio revision number 7 of this podcast series for a quick revision for May and November 2024. और आज का टॉपिक है सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई. वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता है? एक ऐसी वैल्यू जिस पर आपको जीएसटी की रेट लगानी है. हमें ये पता है कि इस प्रोडक्ट पर 12% लगाना है, लेकिन 12% ऑफ व्हाट? 12% ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई. तो सबसे पहले सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 ने बोला कि वैल्यू ऑफ सप्लाई का एक नाम दिया जाए, और उस नाम है ट्रांजैक्शन वैल्यू. वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज दोनों के दोनों सेक्शन 15 में ही आते हैं. ट्रांजैक्शन वैल्यू मानी जाएगी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, लेकिन उसकी दो शर्तें लगा दी. पहला कि सप्लायर और रेसिपिएंट एक दूसरे के रिलेटेड नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर रिलेटेड हुए तो वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और अगर प्राइस इन्फ्लुएंस हो जाएगी तो वो चीज आप फाइनल लेवल पे पढ़ेंगे थ्रू वैल्यूएशन रूल्स. एंड सेकंड कंडीशन, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, मतलब पैसे में ट्रांजैक्शन होना चाहिए. इन काइंड वगैरह हुआ तो वो ट्रांजैक्शन वैल्यू कंसिडर नहीं करी जाएगी. अच्छा सर, अगर कुछ इन काइंड हुआ और कुछ पैसे में हुआ तो हमें कैसे करना है? आपके इंटरमीडिएट लेवल पर नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज एट इंटरमीडिएट लेवल वी डू नॉट हैव वैल्यूएशन रूल्स. उसके बाद सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 आता है, और सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 के दोस्तों 5 क्लॉजेस हैं जिनको इंक्लूजन्स बोला जाता है, जो चीज आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ी जाएगी. सबसे पहला, कोई भी टैक्सेस लगा है तो सर जीएसटी नहीं, अदर देन जीएसटी एंड टीसीएस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961. मतलब अगर आपने कोई सामान खरीदा, उस पे कोई टैक्सेस लगे इन द फॉर्म ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस, तो इन दैट सिनेरियो क्या वो म्युनिसिपल टैक्सेस आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ दिए जाएंगे? द आंसर इज यस. लेकिन अगर टीसीएस कलेक्ट हुआ है, क्या वो जोड़ा जाएगा? नहीं. क्या जीएसटी कलेक्ट हुआ है, क्या किसी तरीके का जीएसटी है, तो वो जोड़ा जाएगा? नहीं. तो every taxes will be added in the value of supply except GST and TCS. Second, section 15 subsection 2 clause B, any amount that the supplier is liable to pay, any amount जो कि सप्लायर को पे करना था but has been borne by the recipient. मतलब एक ऐसा खर्चा जिसका खर्चा सप्लायर को उठाना था और रेसिपिएंट ने बॉन्ड किया. अब रेसिपिएंट तो सप्लायर को कम ही पैसा देगा, क्योंकि सप्लायर के बिहाफ पर रेसिपिएंट ने पेमेंट कर दी. तो इन दैट केस अगर कम पेमेंट करिए तो क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई भी कम होगी? नहीं. द अमाउंट विच इज बीइंग borne by the recipient on behalf of the supplier will be added in the value of supply. Coming on to the third clause, incidental expenses, मतलब कोई भी खर्चा जो कि जरूरी रहा या सपोर्टिव रहा इन द सप्लाई चेन, जैसे कि कोई पैकिंग चार्जेस, स्पेशल पैकिंग चार्जेस, वेमेंट चार्जेस, ये etc etc, these are the additional expenses which are borne by the supplier for the supply of goods or services or both. फोर्थ आता है सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी, जो कहता है कि इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, अगर कोई भी एडिशन इन वैल्यू हुआ है बिकॉज द रेसिपिएंट डिड नॉट मेक द पेमेंट इन टाइम, तो वो वाली चीज भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ी जाएगी. हाउएवर, इस चीज का ध्यान से सुनेंगे, अगर इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी है तो वो माना जाता है दैट इट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. तो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ने के लिए आपको उसका टैक्स कंपोनेंट बाहर निकालना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा. जैसे अगर आपको 1000 रुपए की इंटरेस्ट मिला और रेट ऑफ जीएसटी 18% था, ध्यान से सुनिएगा, 1000 रुपए का इंटरेस्ट मिला और रेट ऑफ जीएसटी 18% था, तो माना जाएगा 1000 में 18% जीएसटी इंक्लूडेड है. अब अगर हमें 18% बाहर निकालना है तो उसका डायरेक्टली 18% कर देंगे और बोलेंगे कि 180 रुपीज है, तो वो गलत हो जाएगा. इन दैट केस आपको क्या करना पड़ता है? जितना आपका एडिशन इन वैल्यू हो, मतलब जितना आपका इंटरेस्ट है, जैसे कि 1000 रुपीज इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ टैक्स. अगर रेट ऑफ टैक्स 18% है तो डिवाइड बाय 118. अगर रेट ऑफ टैक्स 12% है तो डिवाइड बाय 112. अगर रेट ऑफ टैक्स 5% है तो डिवाइड बाय 105. तो इन दैट केस आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 847 रुपीज. तो 847 मैंने 18% के हिसाब से कंप्यूट करा, इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई जो जोड़ा जाएगा. एंड लास्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट गाइस, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ई, सब्सिडीज लिंक्ड. लेकिन कौन सी सब्सिडी है? गवर्नमेंट सब्सिडी को छोड़कर. गवर्नमेंट सब्सिडी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस होनी चाहिए, बट नॉन गवर्नमेंट सब्सिडीज आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस नहीं होनी चाहिए. तो सरकार ने कहा कि अगर आपने
एक क्वेश्चन आया कि आपको गवर्नमेंट सब्सिडी भी मिली है और आपको नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी मिली है, और आपकी जो प्राइस दी गई है वो नेट ऑफ सब्सिडीज है, मतलब सब्सिडीज का ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुका है, दोनों की दोनों सब्सिडीज माइनस कर दी गई हैं। तो आउट ऑफ द टू सब्सिडीज विच हैव बीन रिड्यूस्ड, द सब्सिडी जो कि, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जो कि आपकी नॉन गवर्नमेंट वाली है, दैट विल बी एडेड बैक, वो वापस जोड़ दी जाएगी। तो कहते हैं सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइसेस excluding subsidies by the central and the state government. Non-government subsidy will be added back provided the price that has been given into the question is net of taxes. And now that brings me to the last segment of this section, section 15 subsection 3, discounts. क्या आप डिस्काउंट माइनस कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। सर डिस्काउंट तो दो तरीके के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट, कौन सा वाला माइनस करना है ये भी तो बताइए। दोनों माइनस करने हैं। सबसे पहला ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया जाता है, वो तो आपको एट द टाइम ऑफ सप्लाई पता होता है। जैसे कि अपन किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, स्टोर में जाते हैं, और वहां पर लिखा होता है बाय 1 गेट 30%, बाय 2 गेट 40%। तो आप जब कैश काउंटर पर जाते हैं अपने दो प्रोडक्ट्स लेकर, तो आपको पता है कि आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा। तो इन दैट सिनेरियो दैट डिस्काउंट वाज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, विच इज इजीली अपन लोग उसको नाम देते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या आपका माइनस किया जाता है? हाँ जी, बिल्कुल माइनस किया जाता है, एंड दैट इज ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। सेकंड आता है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, ऑल्सो नोन एज कैश डिस्काउंट टाइप। आपको प्रॉम्प्ट पेमेंट करवानी हो, जल्दी पैसा निकलवाना हो, तो सामने वाले को आप ऑफर देते हो, अरे भैया तेरे को देख वैसे तो 2 महीने बाद पेमेंट करनी है, लेकिन अगर तू मेरे को 10 दिन में पेमेंट करेगा तो 5% एडिशनल डिस्काउंट। ऐसे ही बोलते हैं ना कैश डिस्काउंट को। तो सरकार ने कहा उस केस में इफ देयर इज अ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, तो वो भी आप माइनस कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त लगा दी। और शर्त क्या लगाई? सबसे पहले सच डिस्काउंट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ये डिस्काउंट हमें पता था कि ऐसा कोई डिस्काउंट हो सकता है इन टाइम टू कम बाय, मतलब जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल हुआ, सप्लाई हुई, उस दिन हमें पता था कि ऐसा डिस्काउंट एग्जिस्ट करता है, प्रोवाइडेड सामने वाला हमें जल्दी पेमेंट कर दे, एंड इट इज वर्कड आउट इनवॉइस वाइज, हमें पता है इस इनवॉइस से जुड़ा हुआ डिस्काउंट है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन इज प्रोपोर्शनेट आईटीसी इज रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट। जब रेसिपिएंट ने सामान खरीदा था उस दिन तो पेमेंट नहीं करी थी, लेकिन उसने आईटीसी पूरे वैल्यू पर ले लिया। अब जब उसने प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दी, मतलब जल्दी पेमेंट कर दी रेसिपिएंट ने, तो उसने थोड़ी सी कम पेमेंट करी। तो प्रोपोर्शनेट आईटीसी जो उसने ज्यादा ले लिया था ऑन द बेसिस ऑफ एंटायर वैल्यू ऑफ इनवॉइस, वो उसे कम करना पड़ेगा, वो उसे कम करना पड़ेगा। तो इन दैट केस अगर वो कम कर देता है तो वो डिस्काउंट माइनस करा जा सकता है। तो डिस्काउंट दो तरीके के, ट्रेड डिस्काउंट विच इज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तभी के तभी माइनस कर दो। कैश डिस्काउंट जिसे पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट बोलते हैं, तब दो शर्तें हैं उसकी, वो तभी माइनस हो सकता है। पहला, that such type of discounts was known at the time of contract and can be worked out invoice wise, and proportionate ITC is reversed by the recipient. I hope you guys enjoyed this audio revision number 7, value of supply section 15। एक छोटा सा चैप्टर फटाफट कंप्लीट हो गया within a span of 8 to 10 minutes। Stay tuned for audio revision number 8। Bye bye and alvida।